नमस्कार दोस्तों। राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स एमसीक्यूज एग्जाम एमसीक्यूज के अगली वीडियो के अंदर हम लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इन एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू जो है, दैट इज ए पेशेंट विद एन आर्टीरियल अल्सर ओवर द लेफ्ट लेटरल मेल्यूलस। लेफ्ट लेटरल मेल्यूलस के ऊपर आर्टीरियल अल्सर है। आर्टीरियल अल्सर का मीन हुआ कि देयर इज डिक्रीज आर्टीरियल सप्लाई टू दैट पर्टिकुलर स्किन और दैट पर्टिकुलर एरिया। तो लेफ्ट लेटरल मेल्यूलस में आर्टीरियल सप्लाई नहीं हो पा रही है और अभी उसका प्रॉब्लम है कंप्लेनिंग ऑफ पेन एट द अल्सर साइट, और अल्सर साइट पे उसे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। When caring for this patient, understand that the pain is caused most commonly by which of the following। जब हम उसको केयर करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो दर्द किस वजह से हो रहा है, व्हाट द रीजन ऑफ पेन। समझ गए। लेफ्ट मेल्यूलस लेटरल मेल्यूलस पे जो है वहाँ पे अल्सरेशन है, आर्टीरियल अल्सर है, और जब उसको केयर दिया जा रहा है तो पेन की कंप्लेन कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि उस पेन के होने का रीजन क्या है वहाँ पे। फर्स्ट वन इन्फेक्शन, सेकंड वन एक्सुडेट, थर्ड वन इश्चीमिया एंड फोर्थ वन एडिमा। चार यहाँ पे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है इन्फेक्शन, सेकंड वन एक्सुडेट, थर्ड वन इश्चीमिया, फोर्थ वन एडिमा। नाउ इन चार टर्म को हम समझे या पेन को हम समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आर्टरी किसी एरिया को अगर ब्लड की सप्लाई करती है और उस सप्लाई के साथ में जो है सप्लाई के साथ में किसी तरीके का इंटरप्रिटेट होता है या सप्लाई के साथ में किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उस एरिया के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई का उस एरिया में कम होना इश्चीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, इश्चीमिया। और जब इश्चीमिया होगा उस पर्टिकुलर सेल और टिश्यू के अंदर डिक्रीज ब्लड सप्लाई होएगी तो वहाँ पे जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा ड्यू टू हाइपोक्सिया। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ये क्यों हुआ, ड्यू टू हाइपोक्सिया। इश्चीमिया की वजह से सेल और टिश्यू में हाइपोक्सिया और उसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब उस एरिया में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा तो उसमें पेन होगा। तो यहाँ पे जब पेन का कारण पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आंसर क्या बनेगा, इश्चीमिया। इश्चीमिया इज द रीजन ऑफ पेन। अच्छा, बाकी ऑप्शन की हम बात करें कि और क्या हो सकता है। इन्फेक्शन जो होता है, अब मान लो वहाँ पे अल्सर बना है और अल्सर में पेन हो रहा है, तो इन्फेक्शन जो है वो अल्सर का कॉम्प्लिकेशन है। इन्फेक्शन जो है वो अल्सर का कॉम्प्लिकेशन है जब बैक्टीरियल ग्रोथ करती है। तो इन्फेक्शन की वजह से पेन नहीं होता है, अल्सर की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन इस एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है और सब मरीजों में वो ये जरूरी नहीं। हाँ, इन्फेक्शन होने के बाद में पेन जरूर होगा, लेकिन सबके ऊपर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। लेकिन इश्चीमिया हर पेशेंट में होगा जिसमें आर्टीरियल अल्सर होगा। तो पेन का रीजन इश्चीमिया है, ना कि इन्फेक्शन है। एक्सुडेट जो होते हैं वो आर्टीरियल अल्सर में न के बराबर होते हैं। एक्सुडेट जो होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं, न के बराबर होते हैं, क्योंकि वो आर्टीरियल अल्सर है। तो एक्सुडेट जो है वो मिनिमल पाए जाते हैं और इसलिए पेन होने की संभावना इससे नहीं होती है। और एडिमा नॉर्मली एब्सेंट होता है आर्टीरियल अल्सर में। आर्टीरियल अल्सर में एडिमा एब्सेंट होता है। तो ये चीजें तो होगी ही नहीं, एक्सुडेट और एडिमा होगा ही नहीं वहाँ पे। इन्फेक्शन एक कॉम्प्लिकेशन है, तब होगा जब पेन जरूर होगा, लेकिन 100% मरीज में नहीं होता, इसलिए गलत है। तो एक ही आंसर बना, दैट इज इश्चीमिया। तो द रीजन ऑफ पेन इज इश्चीमिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू। सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू बाय वेटिंग और सॉकिंग। गीला होने की वजह से टिश्यू की सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है। किसी चीज का गीला होने की वजह से टिश्यू की सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाता है। इशर, मैसिरेशन, स्लजिंग और एंजियोजेनेसिस, ये चार टर्म है। किसी मतलब एरिया के अंदर किसी जगह पे किसी टिश्यू का सॉफ्टनिंग हो गया और रीजन है उसका वेटिंग और सॉकिंग की वजह से, तो ये क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इशर। इशर जो होता है वो थिक नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, है ना। किसी एरिया में जैसे कॉमनली 3rd डिग्री बर्न और इस तरीके के बर्न में जहाँ पे जो है टिश्यू जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, तो थिक नेक्रोटिक टिश्यू जो होते हैं और ज्यादातर ड्राई होते हैं नेचर के अंदर, वो इश्चर कहलाते हैं। तो ये इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो इश्चर इसको नहीं कहते हैं। मैसिरेशन वो टर्म है जहाँ पे टिश्यू की सॉफ्टनिंग हो जाती है उसके वेटिंग और सॉकिंग होने के कारण। मैसिरेशन में टिश्यू की क्या होती है, सॉफ्टनिंग होती है, और क्यों होती है, ड्यू टू द वेटिंग और सॉकिंग, इनकी वजह से। तो डेफिनेटली यहाँ पे जवाब क्या बनना चाहिए, मैसिरेशन। स्लजिंग जो होता है, स्लजिंग
ये सेपरेशन होता है नेक्रोटिक टिश्यू का, है ना, सेपरेशन। स्लेजिंग होता है सेपरेशन ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू। नेक्रोटिक टिश्यू को हमने बोला ईश्वर, और ईश्वर का ऑफ नेक्रोटिक टिश्यू, उस ईश्वर का फ्रॉम हेल्दी टिश्यू। हेल्दी टिश्यू से ईश्वर का सेपरेट हो जाना क्या कहलाता है? स्लेजिंग। तो ये स्लेजिंग जो है ये कहलाता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू या ब्लड वेसल, न्यू वेसल्स। ब्लड वेसल ठीक रहेगा, टिश्यू की जगह वेसल्स, ब्लड वेसल। तो नई ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होना एंजियोजेनेसिस कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए? मैसीरेशन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ हीलिंग प्रोसेस के कौन से स्टेज में ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म एंड एपिथेलाइजेशन अकर। ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं और एपिथेलाइजेशन होता है। वुंड की हीलिंग जो होती है, उस हीलिंग के प्रोसेस के दौरान कौन से स्टेज के अंदर, डिफरेंट टाइप की वुंड की हीलिंग होती है, तो उसकी स्टेज के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं और एपिथेलाइजेशन होता है। पहला ऑप्शन है द मैच्योरेशन फेज, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है द एपिथेलियल क्लोजर फेज, थर्ड वन द इन्फ्लामेटरी फेज, एंड फोर्थ वन इज द प्रोलिफरेटिव फेज। देखिएगा, मैच्योरेशन फेज किसको कहते हैं? मैच्योरेशन फेज वुंड के हीलिंग की सबसे लास्ट फेज होती है। मैच्योरेशन फेज वुंड के हीलिंग की सबसे लास्ट फेज होती है। और मैच्योरेशन फेज के अंदर क्या होता है? कोलेजन जो है वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और स्ट्रेंथन आती है उनमें। कोलेजन का क्या होता है इस फेज में? जो कोलेजन होते हैं, कोलेजन, उनका क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है कोलेजन का, एंड स्ट्रेंथन आती है उनके, स्ट्रेंथन्स होते हैं। तो यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है? ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्म होना और एपिथेलाइजेशन होना। तो ये मैच्योरेशन फेज में नहीं होता है। एपिथेलियल क्लोजर फेज, एपिथेलियल क्लोजर जो फेज होती है, इसमें वुंड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके क्लोज हो जाता है। वुंड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिगिंस टू क्लोज। वुंड जो है वो कॉन्टैक्ट होके क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एपिथेलाइजेशन क्लोजर फेज के अंदर वुंड जो होता है वो छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या हो जाता है? बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये वो फेज है। इन्फ्लामेटरी फेज सबसे फर्स्ट फेज होती है, सबसे इनिशियल फेज होती है, फर्स्ट फेज, जिसमें वुंड एकदम रेड, टेंडर और जो है वो उस तरीके का वुंड हो जाता है, वो इन्फ्लामेटरी फेज है। तो ये तीनों आंसर यहाँ पे नहीं बनेंगे क्योंकि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली जवाब क्या रहेगा? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव इज द फेज इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड एपिथेलाइजेशन ऑफ द वुंड। तो ये फेज कौन सी फेज कहलाती है? प्रोलिफरेटिव फेज। ये वुंड की हीलिंग की डिफरेंट फेज होती है और यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन की हम बात करें, विच सब्सटेंस इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला सब्सटेंस जो और अच्छे से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है, इनेबल करता है, वो कौन सा सब्सटेंस है? फर्स्ट वन इज जिंक, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन सी। ये चार सब्सटेंस दिए हुए हैं और वुंड की हीलिंग में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को जो है इनेबल करने वाला सब्सटेंस। अगर हम जिंक की बात करें, वुंड की हीलिंग में प्रोटीन और जिंक हाई अमाउंट में देते हैं, तो ये क्या करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस को और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है। जिंक का रोल क्या रहता है? ये प्रोटीन का क्या करता है? सिंथेसिस, एक फंक्शन तो ये है, और दूसरा क्या काम था? टिश्यू रिपेयर। तो टिश्यू रिपेयर और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होता है जिंक का। ऑक्सीजन कैरी को इनेबल नहीं करता है। विटामिन B6 जो होता है वो प्रोटीन और कोलेजन के फॉर्मेशन को मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो ये इसका ज्यादा रोल वुंड की हीलिंग में है नहीं, हम देते भी नहीं है। फोलेट जो होता है, फोलेट इज ए सब्सटेंस दैट इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ये इनेबल करता है, इनेबल्स O2 ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है। तो ये O2 ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है, इसको फोलेट कहते हैं। तो यहाँ आंसर फोलेट बनेगा डेफिनेटली। विटामिन सी जो होता है वो कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी है, नीड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? फोलेट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनेबल कौन करता है? तो जिंक, विटामिन B6 और विटामिन सी नहीं रहेगा, फोलेट यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो इनेबल करता है O2 ट्रांसपोर्ट को। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? व्हाट द यूज? बिल्कुल सही है, ये पीडियाट्रिक सेट है। जब हमें बहुत लोअर अमाउंट में वॉल्यूम देना होता है, स्पेशली बच्चों के अंदर, तब इस सेट को काम में लेते हैं। और इसमें माइक्रो जो है वो सेट लगा होता है, माइक्रो ड्रॉप सेट होता है।
तो ये पीडियाट्रिक ड्रिप सेट के नाम से जाना जाता है। यूज इन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट फॉर द इंट्रावीनस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देने के लिए, इंट्रावीनस थेरेपी देने के लिए पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम में लिया जाता है। पीडियाट्रिक ड्रिप सेट इसको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विच डाइट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज की डाइट कौन सी है, अप्रोप्रिएट डाइट कौन सी है अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर। फर्स्ट वन लो फैट डाइट, सेकंड वन लो रेजिड्यू डाइट, थर्ड वन हाई कैलोरी डाइट, फोर्थ वन हाई फाइबर डाइट। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मरीज होता है, देखो यहाँ दो तरह की डाइट दी हुई है। लो फैट और हाई कैलोरी डाइट का तो कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज में रोल ही नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए। दो ऑपोजिट ऑप्शन है, एक है लो फाइबर, एक है हाई फाइबर। लो रेजिडुओ को लो फाइबर डाइट भी कहते हैं और हाई फाइबर। तो जब दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं किसी क्वेश्चन के ऑप्शंस के अंदर, तो जवाब उन्हीं में से होता है। तो लो और हाई दो है। लो रेजिडुअल डाइट के क्या फायदे होते हैं? लो रेजिडुअल डाइट जो होती है वो एक तो अवॉइड करती है जीआई इरिटेशन को, जीआई इरिटेशन जो है उसको मिनिमाइज करती है लो रेजिडुअल डाइट, और ये डिक्रीज करती है फीकल वॉल्यूम को, फीकल के वॉल्यूम को क्या करती है, मिनिमम करती है, जिससे जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज में पेन जो है वो मिनिमम होगा। तो डेफिनेटली अल्सरेटिव कोलाइटिस की डाइट क्या होनी चाहिए? लो फाइबर डाइट। रेजिडुअल डाइट को हम क्या बोल सकते हैं? फाइबर डाइट। तो फाइबर यहाँ कम देना होता है, हाई फाइबर डाइट नहीं देना होता है, हाई फाइबर डाइट अवॉइड करना होता है ना। हाई फाइबर डाइट क्या करना होता है? अवॉइड। हाई फाइबर डाइट में कौन से कंटेंट आते हैं? फॉर एग्जांपल होल ग्रेन, होल ग्रेन इज ए एग्जांपल ऑफ हाई फाइबर डाइट। सीरियल्स जितने भी होते हैं वो हाई फाइबर डाइट के अंदर आते हैं। फ्रूट्स जो होते हैं उसमें फाइबर्स ज़्यादा होता है, फ्रूट्स जो होते हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये तो क्या करनी है? अवॉइड। तो ये नहीं देना होता है। यहाँ पूछा क्या देना होता है? मैं लो रेजिडुअल डाइट वहाँ पे काम में लेना होता है। ये इरिटेशन कम करते हैं और फिकल वॉल्यूम भी कम बनाती है लो रेजिडुअल डाइट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिस इज एन इमेज, बिल्कुल सही पहचान रहे आप। दिस इज स्पायरोमीटर, इसको क्या बोला जाता है? स्पायरोमीटर, विच इज यूज फॉर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस, है ना। वो मरीज जो सीओपीडी और अस्थमा के रहते हैं जिनमें एयर ट्रैप होती है लंग्स में, उसको एक्सेल करने के लिए यूज किया जाता है रेस्पिरोमीटर। प्री ऑपरेटिव मरीजों में भी काम में लेते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में भी रेस्पिरेशन को ईज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। स्पायरोमीटर इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, व्हेन वी असेसिंग ए पेशेंट हु मे बी ए अर्ली स्टेज ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के अर्ली स्टेज में मरीज है तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे डिहाइड्रेशन के अर्ली स्टेज के अंदर? पहला है कोमा एंड सीजर, sunken eyeball and poor skin turgor, increase heart rate with hypotension, thirst and confusion। ये ऑप्शन दिए हुए हैं अर्ली स्टेज, अर्ली साइन एंड सिम्टम पूछे हैं यहाँ पे। तो इन सारे साइन एंड सिम्टम में मान लो किसी को डिहाइड्रेशन हुआ, फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी में पानी का कमी हुआ, तो सबसे पहले क्या लगेगी? प्यास लगेगी, डेफिनेटली थर्स्ट होगी। फिर भी आप नहीं ले रहे हो तो धीरे धीरे आदमी कंफ्यूजन होने जाएगा। तो थर्स्ट और कंफ्यूजन जो है वो इनिशियल साइन है डिहाइड्रेशन के। कोमा और सीजर, आई बॉल का संकन हो जाना और स्किन की टर्गर का पुअर हो जाना और हार्ट रेट का बढ़ जाना और हाइपोटेंशन, तो ये सारे सिस्टमिक चेंजेज है जो कि लेट साइन के अंदर आते हैं। ये सारे किस में आएंगे? लेट साइन के अंदर। थर्स्ट, कंफ्यूजन, ये सारे जो क्लिनिकल साइन है ना, अर्ली साइन के अंदर आता है डिहाइड्रेशन के। और बाकी सारे साइन किस में आएंगे? लेट साइन के अंदर। थर्ड कंफ्यूजन, डिजीनेस, गिडीनेस, डिजीनेस, चक्कर आना, है ना। इस तरीके के साइन जो होते हैं वो अर्ली साइन में आते हैं। बाकी सारे साइन जो है वो डिहाइड्रेशन के लेट साइन में काउंट होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये इमेज से क्वेश्चन है, ये किस तरह की इमेजेज है? तो दीज आर दी कल्चर बोटल्स, क्या बोलते हैं हम इसको? ब्लड कल्चर बोटल। इसमें ब्लड कल्चर भेजते हैं टू फाइंड आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन वी यूज द एंटीबायोटिक थेरेपी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म। तो ये ब्लड कल्चर बोटल के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्लास इज डिसमिस्ड।